इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का होगा, मेजर क्रॉप्स। कल हमने डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग किया था, प्लांटेशन का मीनिंग किया था हमने, और कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे करेंगे और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका टेस्ट है इस चैप्टर का। बेवरेज क्रॉप्स, कल हमने राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स ये हमने कल कर लिए थे, शुगर केन कर लिया था। आज हम बेवरेज क्रॉप्स के बारे में करेंगे, बात करेंगे। दो मेजर बेवरेज क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ पर, दीज आर टी एंड कॉफी। बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस होती है टी हमारे यहाँ पर असम, दार्जिलिंग, अरुणाचल, उत्तराखंड और दक्षिण भारत के अंदर। देखिए अगर कॉफी की बात करें तो हमेशा वो ऐड याद रखिएगा जो ब्रू इंस्टेंट का आता है कि अन्ना जो है वो धूप में सुखाते हैं और इस तरह से एक ऐड आता है कॉफी का, याद है? इट मींस कॉफी जो प्रोड्यूस होती है वो दक्षिण भारत में है, क्योंकि दक्षिण भारत में ही अन्ना कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाई साहब कहते हैं या किसी व्यक्ति को बोल के बुलाते हैं, ऐसे ही आप ये याद रखें कि कॉफी का अगर आ जाता है मैप में, अगर पूछ लिया जाता है इन केस, तो आप साउथ में ही फिल करेंगे। चाय का उत्पादन दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में किया जाता है, लेकिन कॉफी का उत्पादन जो है वो दक्षिण भारत में ही किया जाता है। वी प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी। अगर आपने न्यूज़पेपर में सुना हो या पढ़ा हो, पिछले साल हमने चाय का उत्पादन किया, 72,000 रुपए किलो हमारी वो चाय बिकी, 72,000 पर केजी के हिसाब से, यानी कि इतनी अच्छी किस्म की चाय हमारे यहाँ पर उगाई जाती है। यूरोपियन जो लोग थे, ब्रिटिशर्स, वो हमारे यहाँ पर चाय लेकर आए, हमारे यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता था। इट मींस दैट इज नॉट द नेटिव क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखा, व्हिच वर वेरी मच फेवरेबल फॉर द टी कल्टीवेशन, और उसके साथ ही हमारे यहाँ पर चाय की खेती की शुरुआत हुई। एक बार आज से 5 साल पहले 3 मार्च में टी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है टी प्लांटेशन के लिए, पहली बात ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसके लिए मैनुअल और स्किल्ड मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। चाय की पत्तियों को बागान से तोड़ा जाता है, उसके लिए जो हमारी मैनुअल लेबर है उसको पता होना चाहिए कि किन पत्तियों को निकालना और किनको नहीं निकालना है। चाय के उत्पादन के लिए हल्की ड्रिजलिंग यानी कि हल्की बारिश की जरूरत होती है, बूंदाबांदी की, और मिट्टी के अंदर नमी हमेशा बनी रहे। ज्यादा बारिश वाले इलाके में चाय की पैदावार नहीं होगी। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर और रेनफॉल पूछा जा सकता है आपसे। टेम्परेचर बताएं, 20 से 30 या 30 डिग्री सेल्सियस अराउंड हम टेम्परेचर इसमें लिखेंगे। एल्यूवियल सॉइल की जरूरत होती है, और वो एल्यूवियल सॉइल जिसमें रिच ह्यूमस हो, क्योंकि पत्तियां जो है वो ये बुशेस भी होती हैं चाय की, और उसमें वो पत्तियां नीचे भी गिरती रहती है। और ये एक ऐसी खेती है जिसमें सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वहीं पर होती है जहां पर की चाय की खेती होती है, यानी कि चाय के जो बागान है वही चाय उगाई जाएगी, वहीं उसकी प्रोसेसिंग हुई, पत्तियों को तोड़ेंगे, सुखाएंगे, कलरिंग करेंगे, फ्लेवर डालेंगे, और फिर पैक होकर वहां से वो बिकने के लिए मार्केट में आ जाएगी। ठीक है। देन कॉफी, बेस्ट क्वालिटी कॉफी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं दक्षिण भारत के अंदर। बाबा बुदन हिल्स जो है या नीलगिरी की पहाड़ियां, वहां पर हमारी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। 1 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है कि कहां पर चाय का उत्पादन, ये कॉफी का उत्पादन होता है, या फिर जब एक बार मैप में ये बाबा बुदन हिल्स पूछी गई थी तो आप याद रखेंगे साउथ के अंदर। ठीक है, वो मार्क क्या होगा, ट्रायंगल की शेप में या तो पर्वत बना हुआ होगा, ये आपको बनाना है। तो जहां पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की बाउंड्री मिलती है वहां पर आप मार्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, फल और सब्जियों के उत्पादन में हमारा हम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और एक्सपोर्ट भी होती है हमारे यहाँ पर, यहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर हम ऑरेंज की बात करें, इस साल हमें संतरे खाने को मिले, अदरवाइज संतरे मार्च में मिलते हैं, क्योंकि सारा का सारा संतरा हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है, और वो मिक्स ब्रीड नींबू और संतरे को मिलाकर जो किन्नू बने हैं वो हमें खाने के लिए मिलते हैं, जो सस्ते भी होते हैं और जिसका उतना फायदा भी नहीं होता। हम जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर भेज देते हैं दूसरे खाएं, और जो घटिया माल है वो हम अपने यहाँ पर चाइनीज माल हम मंगवाते हैं और अपना बाहर भेज देते हैं। तो हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती हमारे यहाँ पर होती है, और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। देन आ जाती है हमारी नॉन फूड
ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉपिंग है। रबड़ की जो खेती होती है ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, केमिकल एज वेल एज जो वो टायर्स वगैरह बनते हैं उसके लिए। रबड़ जो है दवाइयों में या खाने में जो आप चिंगम खाते हैं, लैक्टस कच्चा रबड़ होता है, दूध निकलता है रबड़ के पौधे से और उसको प्रोसेस करके च्युइंगम्स बनती हैं। बचपन में जब छोटे थे तो कहते थे ये मांस से बनी है, इसको नहीं खाना चाहिए, मुंह खराब हो जाएगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। जो कोस्टल एरिया है हमारा, वहां पर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, यानी कि ज्यादातर गर्मी का मौसम रहता है और वो एरिया रबड़ के उत्पादन के लिए बेस्ट है। या तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, वहां पर सारा साल टेम्परेचर एक जैसा रहता है, या फिर दक्षिण भारत के अंदर हमारे जो कोस्टल एरिया है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बिकॉज रबड़ इज एन एग्जांपल ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन। इसके पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं, तो कोस्टल एरिया में ये खेती की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉटन। इनको हम फाइबर क्रॉप्स भी कहते हैं, कॉटन एंड जूट। कॉटन टेक्सटाइल इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। 3.5 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर की कपास के उत्पादन से, कपास की प्रोसेसिंग से लेकर उसमें से जो बिनोले निकालने से लेकर कपड़ा बनाने तक सारे काम एक ही छत के नीचे या एक ही प्लांट के अंदर हो जाते हैं। कॉटन ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे अच्छा उत्पादन इसका होता है। डेक्कन प्लेटू का जो हमारा रीजन है वो बेस्ट है कॉटन ग्रोइंग के लिए। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। देन मध्य प्रदेश, गुजरात और उसके अन्य बाय का जो भी एरिया है वहां पर कपास की खेती की जाती है। ब्लैक सॉइल इसके लिए मोस्ट सुटेबल है। मुंबई इज नोन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वहां पर कॉटन इंडस्ट्रीज हैं। हमारा जो बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री है वो गुजरात और इसमें महाराष्ट्र के अंदर ही है। क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स में कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर क्यों है। पहला, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये रेशे वाली फसल होती है और रेशा जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ अगर बढ़ता है तो सूख जाता है और सूखने की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो हमारे एरिड या कोस्टल एरियाज हैं जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं कॉटन के लिए। सेकेंडली, कपास ब्लैक सॉइल में अच्छी होती है और ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में अवेलेबल है। और तीसरा, वो एक्सपोर्ट एरियाज हैं और हम यहाँ से अपने कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं या धागे को एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप, जूट। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट पॉलिसी के ऊपर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पार्ट में से कि गवर्नमेंट की जूट पॉलिसीज क्या हैं और क्यों जूट को जो है वो एक पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज से 20, 30, 35 साल पहले जूट बैग्स के अंदर ही चीनी आती थी, लेकिन अब प्लास्टिक बैग्स के अंदर आती है क्योंकि जूट जो बैग्स हैं वो डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए अब जूट का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाता। लेकिन जूट जो है पहले तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। भारत जूट के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर द फर्स्ट और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बट आफ्टर 1947 70% ऑफ आवर जूट ग्रोइंग एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमारा 70% जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया, इसीलिए अब हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। जूट का इस्तेमाल गनी बैग्स बनाने के लिए, फैशनेबल आइटम्स के लिए, कारपेट्स के लिए, कपड़ों के लिए किया जाता है। अब ये ब्रांडेड फॉर्म में आता है, रेमंड्स के जूट आते हैं, यानी कि जूट के थान जिसमें से कि आप अपना ड्रेस मटेरियल ले सकते हैं कपड़े बनवाने के लिए अब इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये गर्मी और सर्दी दोनों के लिए सुटेबल है। जूट जो है वेस्ट बंगाल में क्यों उत्पादन होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हर साल बाढ़ आती है और जूट के लिए रिच एल्यूवियल सॉइल की जरूरत होती है जो कि हमारी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। वहां पर नदी, गंगा नदी जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है उस एरिया में हर साल बाढ़ आती है। हुगली में बाढ़ आती है और हुगली के किनारे ही लगभग 10 किलोमीटर का एरिया है जहां पर हमारी सारी जूट मिल्स हैं।
जूट के लिए चीप लेबर की जरूरत होती है, वो भी यहाँ पर इजिली अवेलेबल है, इसीलिए जूट जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर ग्रो होता है। 3 मार्क्स में अगर जूट के ऊपर आ जाए, इट इज अ फाइबर क्रॉप, jute is also known as golden fiber. West Bengal is the is the largest producer of jute and India is the second largest producer of jute. Requirement क्या है, climatic conditions बताएं, temperature और rainfall। हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है, रिच एल्यूवियल सॉइल की जरूरत होती है, टेम्परेचर 21 to 27, ह्यूमिडिटी वाला जो टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ठंड ना हो और बहुत गर्मी भी ना हो, वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। 1 मार्क्स के अंदर आपका जूट का रेनफॉल और टेम्परेचर पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि कोस्टल एरिया जो है वहां ठंड तो पड़ती नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि सम टेम्परेचर रहता है 21 से 27 या 30 के आसपास हमारा वहां टेम्परेचर रहता है, इसलिए ये फसलें जो है या रबड़ की बात में या जूट की, तो ये कोस्टल एरिया में हमारी होती है। क्लियर? अब जूट से और कॉटन से हमारी इंडस्ट्रीज भी कनेक्ट हो गई, क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर ये हम 2 इंडस्ट्रीज भी पढ़ते हैं, कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री, तो ये कनेक्टेड है। जहां पर पैदावार होगी नो डाउट प्लांट भी वहीं पर होंगे। इनके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, मोस्टली ये क्वेश्चन हमारा आता है हर बार जो रिपीट होता है, इस बार भी 5 मार्क्स के अंदर हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था और इस बार भी आ सकता है। किसान आंदोलन के कारण हमारा ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। राइट डाउन द रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट और राइट डाउन द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। किसानों के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है कि डिफरेंस आ गया कि इंस्टीट्यूशनल को अलग लिखे और टेक्निकल को अलग लिखे, तो आप इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर जनरल आ जाता है 5 मार्क्स के अंदर, तो यू मस्ट मेंशन द पॉइंट्स आल्सो। मैंने तो इन शॉर्ट आपको एक एक हेडिंग बता दिया है, लेकिन आप इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे एक एक लाइन के अंदर, सो दैट कि आपके मार्क्स कहीं से भी कट नहीं पाए। क्योंकि अगर आपने मेरी तरह ये सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए तो नो डाउट आपको 3 ही नंबर मिलेंगे या 2 ही नंबर देगा एग्जामिनर। आपने पूरा ही लिखना है, ठीक है ना? और जब आता है तो लिखो, नंबर तो मिलेंगे। यस, पहली बात गवर्नमेंट इज डिसाइडेड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसानों के फेवर के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 23 क्रॉप्स के लिए होता है, लेकिन उसमें मेजरली व्हीट, राइस और जो हम इस्तेमाल करते हैं शुगर केन, आलू और प्याज, ये हमारी बेसिक फसलें हैं जिनके प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और प्रयास करती है कि इनकी कीमतें ना बढ़ पाएं, क्योंकि अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती है तो सरकार गिरने का कारण बनती है। फर्स्ट टाइम जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तो प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक हो गए थे और होटल्स के अंदर सैलेड में प्याज की जगह सेब सर्व किया जाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जब इलेक्शन हुए बीजेपी खत्म, क्योंकि प्याज के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट पे रोक लगा देती है, जो हमारा प्याज बाहर जाता है उसको रोक दिया गया, जो भी प्रोडक्ट जिसकी कमी हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको रोक दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो जो सबसे लीस्ट क्वालिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम चावल की बात करें तो चावल बासमती भी है, चावल साठिया भी और चावल और भी कई तरह का है, तो गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी के चावल की प्राइस डिसाइड करती है। गवर्नमेंट गेहूं का जो सबसे लीस्ट क्वालिटी चावल है उसकी प्राइसेस फिक्स करती है और उससे कम प्राइस पे कोई भी किसान अपनी फसल को नहीं बेचेगा। सेकंड है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आएगा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बना है। नहरों का निर्माण किया गया ताकि सारे देश के अंदर, क्योंकि खेती किस पर डिपेंड करती है, पानी के ऊपर। इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हमारी मॉनसून बेस है और खेती भी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। जब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और ज्यादा अच्छी बारिश होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी, बह जाएगी, बाढ़ आ जाएगी या फिर नहर टूट जाएगी। यस, सारे देश के अंदर नहरों की व्यवस्था की गई। शुरुआत में स्टोरी ऑफ पालमपुर याद है कि सरकार ने अपने पैसे से गांवों के अंदर ट्यूबवेल्स लगवाए थे ताकि लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। मीन सोर्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड इज आल्सो इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द
फार्मर्स, ताकि वो कम ब्याज के ऊपर लोन ले सकें। तो 1 एकड़ जमीन के ऊपर कितना लोन मिल जाता है भाई? नहीं पता। और ट्रैक्टर लेने के लिए कितने कितने जमीन की परत दिखानी पड़ती है? पता होना चाहिए आपको। 6 किले की, और उस पर फिर कम इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर देती है उसे। नेक्स्ट, स्पेशल ब्रॉडकास्ट फॉर वेदर, स्पेशल वेदर बुलेटिन शुरू किए गए। इवन की गवर्नमेंट के द्वारा कृषि से संबंधित चैनल डीडी किसान चैनल भी शुरू किया गया, जिसमें कि फसलों से रिलेटेड जानकारी किसानों को दी जाती है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कलेक्टिवाइजेशन, चकबंदी जो अभी भी चल रही है, यानी कि इफ यू हैव 10 एकड़ ऑफ लैंड, 3 एकड़ यहाँ है, 2 एकड़ कहीं और है, 1 एकड़ कहीं, 1 बीघा कहीं और, 1 क्यारी कहीं और, तो उसको मर्ज कर दिया गया कि जिसको जहां नजदीक पड़ता है उसकी सारी जमीन एक जगह इकट्ठी कर दी। उससे जो है वो जमीन जो साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेड़ जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। किसी की 10 एकड़ जमीन अगर बिखरी हुई है और वो एक ही जगह मिल जाती है तो नो डाउट उसकी लैंड साइज इंक्रीज हो जाएगी, और लैंड साइज इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश की गई ताकि किसानों को सहकारी संगठनों से आसानी से कम ब्याज पर लोन मिल सके। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा को बंद कर दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम, ये बुलेटिन, किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं। अगर जनरल आ जाए तो आप सारे ही पॉइंट्स रैंडमली लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा सरकार ने फूड गोडाउन्स बनाए, जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए, संस्थान बनाए, जिसमें कि जो कि सरकारी संस्थान है और सरकार के बिहाफ पर ये फसलों की खरीदारी करते हैं और पीडीएस के जरिए फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम वाज आल्सो स्टार्टेड फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम स्टार्ट की गई। और इसके अलावा जो भी आपको और कोई पॉइंट, किसान सम्मान निधि 6000 जो पर ईयर मिल रहे हैं किसानों को, 8 हो गए हैं कोरोना की वजह से, 8000 पर ईयर मिल रहे हैं, जिससे जो कि उनको खेती में हेल्प करेंगे। उसके अलावा सब्सिडीज, सब्सिडरी रेट के ऊपर किसानों को सरकार फर्टिलाइजर्स और बीज भी प्रोवाइड करती है, सरकारी दुकानों से उनको कम दाम पर अच्छी किस्म के बीज भी मिलते हैं।